हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में हमने पहला वीडियो बनाया था। इसके बाद ये दूसरा वीडियो है, तो उसी के आगे से हम इसमें शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। तो देखिए, इसमें से पहला है कि डेजी व्हील प्रिंटर है। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक्चुअली जो प्रिंटर होते हैं, अगर हम उनको इम्पैक्ट के हिसाब से बांटें तो दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट का मतलब ऐसा समझिए कि जो किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए उसमें से एक हैमर प्रेस करते हैं, है ना, किसी में इम्पैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि आपने अगर कचहरी में वो टाइप वाली मशीन देखी हो, तो उसमें क्या होता है, जब वो टाइप मशीन से टाइप राइटर टाइप करता है, कोई की प्रेस करता है जैसे ही, तो एक हैमर निकलता है और तेज़ी से जाके वो जो पेपर लगा होता है उसमें इम्पैक्ट करता है और वो अक्षर उसमें छप जाता है। इसी प्रकार से जब आपने टिकट अगर कटाया हो रेलवे स्टेशन में, तो आप देखेंगे कि जब भी वो टिकट काटेंगे और उसका प्रिंट का जैसे वो ऑप्शन देते हैं तो वो काफ़ी आवाज़ करता है। तो वो जो होते हैं प्रिंटर, वो होते हैं कैसे, इम्पैक्ट प्रिंटर। और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे आपने अगर जैसे कैफ़े में कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो देखते हैं कि वो कोई विशेष आवाज़ नहीं करते हैं, तो वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरी चीज़ और इनको बांट सकते हैं जिस तरह से, वो ये होता है कि एक होते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक होते हैं लेज़र व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो देखिए, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं उनमें जो छपाई होती है वो डॉट डॉट करके होती है। जैसे कि आप अगर रेलवे स्टेशन में जो टिकट प्रिंट होती है उसको देखिए, तो वो डॉट 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 करके प्रिंट होती है। तो ये होते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। एक होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में जो वर्ड टाइप वो छपते हैं वो एकदम स्ट्रेट छप जाते हैं, तो वो होते हैं लेजर प्रिंटर। जैसे कि यही जो छपा है ये किससे, लेजर प्रिंटर से छपा हुआ ये बुक है। अगला है इंटरनेट का। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कारक कौन है, ये है टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को सबसे पहले क्या किया, आविष्कृत किया। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन करने के लिए या संसाधनों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, ये क्या है, एक हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया, और एक शब्द होता है यहाँ पर हाइपर लिंक भी होता है। क्योंकि देखिए, खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम इतना आप को बताएं कि आप ये समझिए कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें नेविगेट करना है, तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि www का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये www जो है यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये संसाधनों को शेयर करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ब्लूटूथ तकनीक क्या है, देखिए ब्लूटूथ क्या करती है कि एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटर या कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है। अगर किसी चीज़ का हम कंप्यूटरीकरण करना चाहते हैं तो हमें देखिए क्या क्या लगेगा, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये तो होनी ही चाहिए, इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। दूसरी बात, संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, वित्तीय संसाधन चाहिए। इसके बाद जनशक्ति को प्रशिक्षण चाहिए, लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा तभी वो कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे। एक अत्याधुनिक संरचना भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम कंप्यूटरीकृत करना चाहते हैं किसी चीज़ को, ये सारी चीज़ें आवश्यक होंगी। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण तथा मोडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इनमें से जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है वो है प्रकाशीय भंडार। ये अब देखिए, इसी तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे की एग्जाम है ना, NTPC है, ग्रुप डी है, या कोई भी एग्जाम है, उसमें पूछ लिया जाएगा, यही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ जो स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं उनमें भी इसी तरह से पूछ लें, या फिर आप O लेवल, CCC कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सारा आपको यूज में होने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए, प्रकाशीय जो भंडारण है ये इससे जुड़ा हुआ टर्म जो है वो नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में मतलब कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें से क्या क्या शब्द हो सकते हैं। जैसे लॉगिन, लॉगिन शब्द आप जानते हैं, जब जैसे कि आप अगर मेल में भी
अगर अपना एंटर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें लॉगिन करेंगे। मोडेम जो होता है इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। देखिए जो अगर मोडेम को हम ऐसे अगर बांटे हैं मोडेम, तो इसका होता है मॉड्यूलेशन, इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इस तकनीक को थोड़ा आप समझ लीजिए तो ये काम में आएगा। जैसे आप देखिए बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप बात करते हैं तो आप तो ये आवाज़ बोलते हैं, लेकिन क्या ये आवाज़ कंप्यूटर को या आपके फ़ोन को, फ़ोन के डिवाइस को, एंड्रॉयड फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर है, क्या उसको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, हिंदी, फारसी, इंग्लिश, जो भी आप बोल रहे हैं उसको नहीं मालूम। तो क्या है कि जब हम बोलते हैं आवाज़, तो वहाँ पर एक जो डिवाइस लगा है वो लगा है मोडेम। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ से मान लीजिए हिंदी में बात की, तो ये मेरी जो आवाज़ है, जो सिग्नल है, ये सिग्नल जाएगा इसके पास में, मॉडेम के पास, और ये मॉडेम क्या करेगा, इसको डिजिटल फॉर्म में बदल देगा। तो अब मैंने यहाँ से एनालॉग बोला, ठीक है, ये मेरी जो वॉइस है क्या एनालॉग फॉर्म में है, इसको इसने क्या कर दिया कि इसको इसने बदल दिया डिजिटल में। ओके, अब डिजिटल में बदलने के बाद में क्या होगा कि ये डिजिटल फॉर्मेट ट्रांसमिट होगा नेटवर्क के ऊपर। मान लीजिए कि एक ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क के माध्यम से ये ही डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट होने के बाद में जो दूसरा आपका फ्रेंड था जिसको आपने कॉल किया था, उसके डिवाइस में ये जाएगा और मॉडेम पुनः इसको क्या करेगा, इस जो मॉड्यूलेट हुई थी जो भी अब आपकी आवाज़, इसको कर देगा डीमॉड्यूलेट। क्या कर देगा, डीमॉड्यूलेट। तो जब डीमॉड्यूलेट कर देगा तो आपने जो यहाँ से वॉइस बोली थी, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, जो भी व्हाटएवर, तो वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगी उसी फॉर्म में, डिजिटल से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके फ्रेंड को सुनाई दे जाएगी। तो ये जो पूरी तकनीक है फ्रेंड्स, इसे मॉडेम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मॉडेम शब्द आया था, तो ये किसका, एक तकनीक का एक शब्द है, ये आपको कई बार मिलेगा आगे। और देखिए सूचना प्रौद्योगिकी से परिभाषित एक शब्द पासवर्ड, तो पासवर्ड भी इसमें हम यूज करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में देखिए एक शब्द आता है प्रोटोकॉल, है ना, और लॉगिन, आर्ची, तो ये सब इसी संबंधित। प्रोटोकॉल थोड़ा सा अगर इसको हम जाने तो देखिए डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल शब्द आपने और भी सुना होगा। प्रोटोकॉल का मतलब कभी जैसे कोई एक देश का जो भी राजनेता होता है या मान लीजिए टॉप वो होता है, वो दूसरी जगह जाता है तो उसको प्रोटोकॉल के तहत रिसीव किया जाता है। तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स, जब कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने उसका स्वागत किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो रूल बने हैं, जैसे रूल बने हैं, कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है, उसके बाद उसको कौन रिसीव करेगा, फिर इसके बाद कहाँ ले जाया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये एक पूरा सेट बना है। तो यही प्रोटोकॉल है। तो इसी प्रकार से जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करने की बात करते हैं, तो उसमें भी एक नियम होता है। जैसे कि अभी हमने छोटा सा एग्जाम्पल ये देखा था कि मोबाइल वाला, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो हम आवाज़ भेजते हैं, ये आवाज़ इधर जाके क्या होती है, मॉड्यूलेट होती है ना, फिर इसके बाद वो डिजिटल बनता है, फिर इसके बाद डीमॉड्यूलेट होती है। तो ये इसका एक नियम बना है। हालांकि इसके बीच में और सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझे हम। तो ये इसका एक क्या है, एक पूरा तकनीक है, अपना सेट है। तो यही होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो जो रूल, वो जो तकनीक, वो जो एक क्रम होता है इसके ट्रांसमिट होने का, प्रोटोकॉल कहलाता है। साइबर लॉ की शब्दावली DOS, देखिए ये साइबर लॉ की बात है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। लेकिन इसी को हम एक और देखें, DOS, ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये डॉस जो होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है, एक मतलब सॉफ्टवेयर है। खैर तो इसको आगे देखेंगे। अगला है देखिए जंक ईमेल क्या होती है। जंक ईमेल स्पैम, जब जैसे कि जो फालतू की ईमेलें आती रहती हैं ना आपके मेल में, वो जंक ईमेल कहलाती हैं। स्पैम संबंधित है किससे, मेल से संबंधित है, कंप्यूटर तकनीक से संबंधित है। ये एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल का संदेश अगर भेजा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग, देखिए बॉम्बिंग शब्द मतलब है ना, बमबारी कर देना एक प्रकार से। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही पते पे बार बार वही ईमेल भेजे जा रहा है, तो उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। याहू
गूगल, MSN, तो ये सब क्या है, देखिए याहू, गूगल, MSN, ये इंटरनेट साइट्स हैं, है ना, इंटरनेट साइट है। यहाँ पर याहू, गूगल, ये सर्च इंजन भी है। सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ सर्च करने के काम में जो आता है, जैसे आप गूगल पे टाइप करते हैं तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मैटर सर्च करने के लिए जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उसको वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र का निर्माण किया, जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया, वो है क्रोम। क्रोम को जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल द्वारा बनाया गया। VI मैक्स संबंधित है, ये संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इससे संबंधित है। कंप्यूटर वायरस होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर हम का एक प्रोग्राम होता है जो किसी गलत काम के लिए बनाया जाता है, आपके डेटा को क्रैक करने के लिए, क्रैश करने के लिए, आपके मोबाइल को हैक करने के लिए जो ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं ये कहलाते हैं कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस देखिए वही जो एक ऐसा मतलब प्रोग्राम है जो क्या कर सकता है, एक तो प्रतिलिपि भी तैयार कर सकता है। प्रतिलिपि तैयार करने का मतलब वो एक जैसे एक कोई फाइल है उसी फाइल की ढेर सारी फाइलें बना देगा, है ना, आपके डेटा को क्रैश कर देगा। कई तरह के प्रोग्राम्स ही हो सकते हैं। तो ये कंप्यूटर वायरस विनाशक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए या फिर हमारे फ़ोन्स के लिए हार्मफुल होते हैं और उनको हानि पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर वायरस का मतलब देखिए विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम या इस तरह से संबंधित। तो वायरस का मतलब वही है ना कि एक प्रोग्राम है जो किसी गलत पर्पज के लिए बनाया गया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल क्या काम करते हैं। फायरवॉल जो होते हैं ये अनधिकृत आक्रमण को रोकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा डेटा जो जब हम नेट चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ फाइल हमारे सिस्टम में आ जाती हैं और उन्हें हमें पता ही नहीं चलता, हम उनको मतलब स्वयं से उनको रिसीव भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइलें आ जाती हैं। तो अगर इसे रोकना है तो इसके लिए फायरवॉल यूज़ किए जाते हैं। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। ये कहलाती, देखिए यूनिक्स, तो यूनिक्स और लाइनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो यूनिक्स है ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक यूनिक्स का सिस्टम है तो इसमें कई यूज़र एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए सारे जो सिस्टम है ऐसे ही काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ और इसी वीडियो को एट ए टाइम मल्टीपल लोग, जितने लोग चाहें उतने लोग इसको एक्सेस करके एट ए टाइम देख सकते हैं लगातार। तो ये इसी तरह की फैसिलिटी यूनिक्स भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। एक लोकप्रिय विंडोज़ एनवायरनमेंट विंडोज़ 3, तो ये विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है इसको। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार, है ना, जिसको मेमोरी कहते हैं। तो देखिए मेमोरी अगर हम उस तरह से साधारण तरह से बांटें तो कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पर हालांकि जो देखिए प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में कम होती है लेकिन किसी भी डेटा के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे आपके मोबाइल में रैम कहेंगे कितनी है ना, और आप डिमांड करेंगे कि रैम ज़्यादा होनी चाहिए तो स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी। तो भाई रैम ज़्यादा होने से स्पीड क्यों बढ़ेगी तेज़ी से। तो देखिए जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी का काम ये होता है कि जो भी आप डेटा करंट में एक्सेस करके आप जिसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो जो डेटा है उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस में होती है, रैम में होती है, प्राइमरी मेमोरी में होती है। तो यदि डेटा जहां प्रोसेस हो रहा है अगर वो स्पेस बड़ा है तो हम बड़ा डेटा प्रोसेस कर सकेंगे। तो बड़ा डेटा जैसे प्रोसेस करेंगे तो उसकी क्या होगी, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये क्या है, जैसे रैम है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जब प्रोग्राम हम उसमें से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी, अब जैसे आप कहेंगे कि 132 GB इसमें से स्टोरेज है, ठीक है, तो वो स्टोरेज आपका क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी है एक प्रकार से।
इसी प्रकार से कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क हम लगाते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी है वो, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्ट प्रोसेस के लिए यूज नहीं की जाती है, उसमें डेटा स्टोर रहता है, फिर जब प्रोसेस करना होता है तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठ के आता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में, और फिर ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर स्मृति कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है किसमें, बिट के द्वारा। देखिए जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्मेट में काम करता है, तो डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास 0 और 1 ही होता है, तो जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो किस में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और ये प्रत्येक जो 1 या 0 जो भी है ये क्या कहलाते हैं, बिट कहलाते हैं। द्विआधारी संख्या मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, 0 और 1 होता है, और इसका आधार जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। और बाइनरी कोड सिस्टम 7 लिखा जाता है। देखिए अब ये लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए 7 है तो इसको क्या करते हैं कि 2 आधारी है तो 2 से डिवाइड किया करते हैं, ठीक है, जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, जो इसका रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है ना, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। फिर देखिए फिर पुनः हमने 2 से किया तो 2 1 जा 2, अब कितना बना, वो रिमाइंडर फिर से कितना हुआ, 1 हुआ, अब ये 1 आया, इसको फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलते हैं, नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 1 1, तो ये आया 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि बाइनरी कोड का 7 का क्या लिखा जाएगा, 1 1 1 लिखा जाएगा। रीजनिंग में भी कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि जैसे कि कहा जाएगा कि मान लीजिए 7 के लिए कहा जाए और कह दिया जाए इसके लिए सिर्फ 2 ही अंक 0 और 1 प्रयोग में आते हैं, तो कह दिया जाए 8 के लिए बताओ क्या क्या प्रयोग होगा, इस तरह करके आते हैं क्वेश्चन, तो वो भी, और ये थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए बाइनरी का जो आधार होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और इसके बाद देखिए जैसे योग की बात करते हैं कि 1 + 1 है ना, इसको अगर योग करेंगे तो ये बाइनरी का योग होता है। तो बाइनरी का योग ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने, अगर मुझे जोड़ना है 1 0 1 को जोड़ना है, मान लीजिए कि 1 0 0 इसमें जोड़ना है, तो देखिए 0 1 का अगर जोड़ होता है तो 1 होगा, 0 0 का 0 होता है। जब यहाँ पर देखिए जब 1 1 का जोड़ होता है तो यहाँ 2 होता है, अगर मान लीजिए, तो 2 का बाइनरी जो बदलेंगे वो क्या बदलता है, 1 0 बदलता है। तो इस प्रकार से ये एडिशन होता है इसका फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए जो जैसे मान लीजिए मैंने ये किया था जो भी, तो बाद में जो बनता है जैसे 1 1 को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 1 0 बनेगा। तो यहाँ पर 0 एक्चुअली इसकी वैल्यू, ये 1 जो होती है ये कैरी कहलाती है, ठीक है, क्या कहती है, इसको कैरी कहते हैं। तो ये बात है, तो यहाँ पर 1 1 का जो होगा जोड़ क्या होगा, 0 तथा 1 कैरी होगी। खैर इनके वैसे पूरे लेक्चर अलग अलग हो सकते हैं फ्रेंड, तो वो खैर अब ये तो पॉइंटर पढ़ रहे हैं हम, बाकी हाँ अगर इसको पढ़ना ही चाहते हैं तो आप इसी चैनल में जाके पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के उसमें से कई चीज़ें हैं तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक जो बाइट होता है ये, जैसे हम ऐसे ऐसे डिजिट लिख रहे हैं ना, तो अगर ये 8 हो गए तो ये क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, बाइट। और इनमें से एक प्रत्येक को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बिट। और जब ये 4 हो जाते हैं तब इनको क्या कहते हैं, निबल। एक शब्द होता है क्या, निबल। तो निबल कितने का होता है, 4 बिट का होता है, और जो बाइट होता है वो कितने का होता है, 8 बिट का होता है। तो ये द्विआधारी होता है क्योंकि ये बाइनरी पे काम कर रहे हैं। देखिए 8 बिट का बना समूह क्या होता है, बाइट हो जाता है। एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होते हैं, है ना। बिट छोटा रूप है किसका, बाइनरी डिजिट का। तो बाइनरी डिजिट मतलब कि बाइनरी से ही बनता है, जैसे ये 8 बन के, तो ये इस प्रकार से बाइनरी ही है, बिट। तो बिट जैसे मैंने अभी कहा कि 1 1 ये कुछ भी कहें आप, तो प्रत्येक जो इसमें है ये बिट कहलाता है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की शब्द लंबाई जो होती है वो बिट में ही मापी जाती है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ इनकी इकाइयाँ, ये कई बार देखिए इसमें पूछा है, तो इसको मापते कैसे हैं। अभी देखिए हमने ये जाना कि जैसे मान लीजिए 1 अगर लिख दिया गया तो ये बिट हो गया, ठीक। अगर इसी में 4 बिट हो गए, कितने हो गए, 4, तो ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा निबल कहलाएगा, ओके। अब देखिए अगर ये 8 बिट है
मान लीजिए 100001 ऐसे करके 8 अगर लिखे हैं तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाइट। ठीक है, इसके बाद में अगर हम 1024 मतलब कि 10 टू दी पावर 2 टू दी पावर 10 अगर इतने बाइट ले लेते हैं तो इसको कहते हैं केबी। क्या कहते हैं, केबी मतलब कि किलोबाइट। आपने फाइल का साइज का भी देखा होगा तो आप कहते होंगे इतने केबी, ठीक, इतने केबी या जो भी कहते होंगे, तो किलोबाइट। तो किलोबाइट में क्या हुआ कि 1024 बाइट बराबर 1 केबी या 1 किलो बाइट। इसके बाद में देखिए, अगर आप 1024 अगर केबी यहाँ पर अगर कर रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 MB। 1 MB मतलब 1 मेगा बाइट। जब आप देखते होंगे स्पीड को देखते हैं तो कहते हैं इतने केबी पर सेकेंड चल रहा है, इतने MB पर सेकेंड चल रहा है। तो अगर 1024 केबी है इसका मतलब क्या हो गया, 1 MB हो गया। अगर यहाँ पर आप 1024 MB अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 GB। कितना हो जाएगा, 1 GB। इसके बाद अगर आप GB को भी अगर यहाँ 1024 GB कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 TB। क्या हो जाएगा, TB, टेराबाइट हो जाएगा। तो देखिए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, यहाँ पे टेराबाइट। इसके आगे भी इकाइयाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कई बार इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आया कि देखिए 1 MB मेमोरी होती है ना, तो ये आया कि कितने किलोबाइट के होता है, तो 1024 किलोबाइट। यानी 1024 जब केबी जोड़ते हैं तो मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 MB बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए मेगाबाइट को सीधे सीधे बाइट में पूछ लिया है। ठीक है, तो चूंकि देखिए मेगाबाइट में हम जानते थे 1 मेगाबाइट में क्या होता था, यहाँ पर 1024 केबी होता था और 1 केबी जो होता था वो 1024 बाइट के बराबर होता था ना। तो इस प्रकार से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो ये इकाइयां हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। देखिए फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा है, खैर तो उसको अब नहीं लेते हैं क्योंकि वो समझ ही गए होंगे आप। यूनिकोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है। कितना, 16 बिट समूह का। तो ये जो यूनिकोड होता है, यूनिकोड भी एक कोड सिस्टम होता है कंप्यूटर का रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू, तो वो 16 बिट का होता है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं और हमें पता करना है वो कथन दोनों सही है कि नहीं। यहाँ पे कह रहा है .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये बात सही है यहाँ पे। दूसरा देखिए जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। कैसी है, ओपन सोर्स। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। देखिए ओपन सोर्स को थोड़ा समझते हैं। ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि जैसे आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बना के आपने उसको लॉन्च किया, रन किया, सारा कुछ किया। इसके बाद में आपने ये सोचा कि ये जो कोड है जो मैंने डिज़ाइन किया, कोड जो बनाया है, इस कोड को मैं क्या कर दूं, सबके लिए फ्री कर दूं। ठीक है, सबके लिए ओपन कर दूं। तो इसे कहते हैं ओपन सोर्स। क्या कहते हैं इसको, ओपन सोर्स। तो ये जो ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स जैसे कि अभी अपना आरोग्य सेतु ऐप था, तो आरोग्य सेतु ऐप जो कि कोविड-19 को रोकने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था, तो इसके कोड को भी क्या कर दिया गया था, ओपन सोर्स कर दिया गया था। ओपन सोर्स जब भी कोई कोड को करता है तो उसमें जो अन्य लोग हैं, जो प्रोग्रामर हैं या जो उसके जानकार हैं, वो लोग उसमें कोड जोड़ भी सकते हैं। लेकिन जोड़ने के बाद में अगर वो जो मुख्य व्यक्ति था, अगर वो उसको देख लेगा कि नहीं ये काम सही करेगा, तो उसको वो उसमें ऐड भी कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये था ओपन सोर्स की बात। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। तो लोकल एरिया का मतलब ये है जैसे मान लीजिए एक पूरी कॉलोनी है या एक बड़ी कंपनी है, एक फर्म है, इसमें ही मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और लोग इसका एक्सेस कर रहे हैं। हमने क्या किया कि इसी को सारा जोड़ के एक कनेक्शन तैयार कर लिया कि बस हम लोग इतने ही यूज़ करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो बहुत बड़े एरिया में आता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं इसको,
और वाइड एरिया नेटवर्क ये WAN होता है। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, तो जो देखिए डेटाबेस क्या होता है, कई सारे डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक विद्यालय में बच्चों का वो बनाया जाए कि उसका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्लास हो गई, ये पूरा चार्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक डेटाबेस है ना। तो अब देखिए डेटाबेस में एक फील्ड की अगर बात करें, एक फील्ड क्या होती है, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, रोल नंबर हो गया, ये हो गया। तो ये सारा जो मिलके कहलाता है एक, तो ये क्या कहलाता है, एक फील्ड कहलाता है। तो ये जानकारी की एक रो है, एक फील्ड है। कंप्यूटर में ALU का तात्पर्य क्या होता है, जो कंप्यूटर है इसमें ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में शब्द को CD अक्षर क्या मतलब है, CD का क्या है, ये जो CD हम जिससे गाने सुनते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, इसको बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है किससे, HTTP से। अगर कभी आप मोबाइल में जब आप इंटरनेट में और कोई ब्राउज़र में कुछ भी आप टाइप करते हैं तो आप वहाँ पर एक चीज़ देखते होंगे, क्या, HTTP:// इस तरह की चीज़ें आप देखते होंगे। तो ये जो HTTP है, ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है, ये है मतलब कि www वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस एक प्रकार से ये प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, वो देखिए क्या है, जैसे कि आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, और टेप में होता है जो चुंबकीय टेप होता है, मैग्नेटिक टेप, आप उसमें भी सेव कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट एक है क्या, ब्लूरे डिस्क, तो मतलब BD। तो ब्लूरे डिस्क है जो वो मतलब ज़्यादा लोकप्रिय है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि देखिए DVD जो है, DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि जो BD है मतलब ब्लूरे डिस्क है, वो उच्च परिभाषा वीडियो मतलब हाई क्वालिटी के वीडियो को भी उसमें क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर देखिए सही है। इसके बाद दूसरा है देखिए कि DVD की तुलना में BD जो ब्लूरे डिस्क है फॉर्मेट, मतलब कि BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है। तो ब्लूरे डिस्क की भंडारण क्षमता क्या, स्टोरेज क्षमता, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये भी बात यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो BD की मोटाई है वो 2.4 mm होती है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm होती है। नहीं, ये बात यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। तो 1-2 यहाँ पर कथन सही है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो इनमें से किन में, देखिए प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड, इनमें हार्डवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, कंपाइलर। कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है, बल्कि क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से हार्डवेयर नहीं है। कौन नहीं है, असेंबलर। असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कौन, एक्सेल। एक्सेल आपने देखा होगा, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मतलब जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तब यूज में आते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन का काम करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, CPU है ना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है एक प्रकार से। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है। कौन सी, प्रचालन तंत्र। ये प्रचालन तंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है, बाकी सब यंत्र हैं, है ना। जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सब प्रिंटर। इंडेक्स होल, ये इंडेक्स होल किससे संबंधित है, ये है फ्लॉपी। फ्लॉपी भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो बहुत ही पतली होती है। फ्लॉपी इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये बहुत पतली होती है। इसमें मैग्नेटिक, ऊपर से मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, उसी मैग्नेटिक मटेरियल में ये जो डेटा है वो स्टोर हुआ करता है। IRQ6
समानतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। तो ये किससे संबंधित है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर से संबंधित है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को प्रोग्राम नियंत्रित करता है। जो हमारा देखिए कंप्यूटर है वो कैसे नियंत्रित हो रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम से नियंत्रित हो रहा है। जो सिस्टम होते हैं या फिर कहें जो प्रोग्राम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को भी अगर इसी तरह से बांटते हैं तो एक होता है मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड है ना, पावर पॉइंट है, ये सब। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है होते हैं वो सिस्टम को पूरा ऑपरेट करने का काम करते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, क्योंकि सीपीयू क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू का तात्पर्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। शब्द संसाधन मतलब कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाए, जैसे पेज मेकर है, वर्ड स्टार है, एमएस वर्ड है। यहाँ पे आप सब टाइपिंग कर सकते हैं, वर्ड्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब कैसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हमने देखे, क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो साधारण कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए काम करते हैं, कि सिस्टम हमारा काम कैसे करेगा, कंप्यूटर काम कैसे करेगा, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड जो होता है वो क्या करता है? आपके डेटा को मतलब उसको जो भी बदलना है, मैनिपुलेट करना है, डिजाइन करना है, वो काम करता है। तो डाटा को संशोधन करने के लिए यूज किया जाता है ये। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 प्रकार हैं, किसके? फाइल के प्रकार हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए जो कंप्यूटर थे तो जैसे कि हम अगर उनको 5 या 6 पीढ़ियों में बांटते हैं, तो जो तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी में एक समेतिक परिपथ मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसे कहते हैं। तो आईसी किस जनरेशन से यूज की जाने लगी? तीसरे जनरेशन से। और इससे फायदा क्या हुआ था कि कंप्यूटर का जो साइज है वो काफी छोटा हो गया था। नहीं तो कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, पूरे एक रूम के बराबर हुआ करते थे। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण, देखिए यहाँ पर आया भी कि जो लघुरूपण हुआ ये कैसे हुआ? ये समेकित चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो आई, इसी से जो कंप्यूटर है उसके आकार में बहुत ही कमी आ गई, जिसको कंफर्टेबल हो गया, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट भी कर सके। जो आईसी चिप है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो और ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन क्या? एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। तो आईसी चिप ट्रांजिस्टरों की, देखिए आईसी चिप जो होती है, आईसी चिप ये एक्चुअली ट्रांजिस्टरों से मिलके बनी होती है। यहाँ पर देखिए एक सत्य कथन ये दिया गया है कि मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। शुरुआती देखिए जो मैंने मॉडेम आपको बताया था, है ना, अपने मोबाइल से बात करना और वो सब, तो मैंने बताया था कि हम एनालॉग बोल रहे हैं, वो डिजिटल में बदल रहा है, फिर जाके पुनः डिजिटल में हो जा रहा है एनालॉग का। तो ये सारा काम मॉडेम के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम आगे का जो भी आगे कंटेंट रहेगा तो वो लेंगे फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आप जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या फिर पॉलिटी है, हिस्ट्री तो नहीं अभी इसमें है, इस हिस्ट्री हम शुरू करेंगे, तो जियोग्राफी वगैरह बाकी चीज़ें आप इसमें से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।